मूवी की शुरुआत होती है एक बर्फीली ठंडी रात से, जहां विंड रिवर इंडियन रिजर्वेशन के वीरान इलाके में नेटली हैंसन नाम की लड़की नंगे पैर बर्फ पर रोते हुए भाग रही है और ऐसा लगता है शायद ये किसी से बच के भाग रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां कॉरी लैम्बार्ट नाम का आदमी व्हाइट कैमोफ्लेज पहनकर हंटिंग पर आया हुआ है और कॉरी एक वुल्फ हंट करके अपने साथ ले जाता है। असल में कॉरी फिश एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का हंटर है जो उनके लिए डेंजरस एनिमल्स को हंट करता है। इसके बाद कॉरी अपनी एक्स वाइफ के घर जाकर अपने बेटे कैसी को लेकर उसके नाना नानी के होम टाउन जाने वाला था। यहाँ हमें पता चलता है कि कॉरी की एक बेटी भी थी जो कुछ समय पहले मर चुकी है। इसके बाद कॉरी कैसी को उसके नाना के घर ले आता है। दरअसल इस टाउन के चीफ ने कॉरी को एक लॉयन को हंट करने के लिए बुलाया है जिससे टाउन वालों को खतरा है। कॉरी फिर अपने स्नो मोबाइल पर लायन की हंटिंग पर निकल जाता है तो उसे बर्फ पर कुछ फुटप्रिंट्स के साथ साथ ब्लड ट्रेल्स दिखाई देते हैं। कॉरी सोचता है कि ये किसी जानवर के नहीं बल्कि किसी इंसान के पैरों के निशान हैं। तो कॉरी अपने कैमोफ्लेज ड्रेस पहनकर निकल पड़ता है और ब्लड ट्रेल्स को फॉलो करते हुए एक जगह पहुंच जाता है जहां पर एक लड़की बर्फ में मरी हुई मिलती है। कॉरी काफी अपसेट होता है क्योंकि वो इस लड़की को जानता था, तो वो अपने रेडियो से यहाँ की अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करता है और अपने घर लौट आता है। इसके बाद यहाँ पर तगड़ी बर्फ गिरने लगती है और ऐसी ही हालात में एफबीआई एजेंट जेन बैनर यहाँ तक पहुंच जाती है। ट्राइबल पुलिस चीफ जेन को कॉरी के बारे में बताता है कि कॉरी को ही डेड बॉडी मिली थी जिसे हमने एज नेटली हैंसन रिकॉग्नाइज कर लिया है। यहाँ पर इन लोगों को पता चलता है कि जेन तो एक अनाड़ी एजेंट है क्योंकि वो ऐसे मौसम में अपना विंटर सूट तक नहीं लेके आई। तो कोरी की मदर इन लॉ जेन को कोरी की ऑलरेडी डेड बेटी की ड्रेस दे देती है जिसे देखकर कोरी काफी नाखुश है, मगर फिर भी ये लोग स्नो मोबाइल से नेटली के मर्डर सीन के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं पुलिस ने अब उस एरिया को सिक्योर कर लिया था। इसके बाद जेन नेटली को आकर चेक करती है जो कि ऑलरेडी जम चुकी थी ऐसी बर्फ में। जेन उसकी हालत देखकर इसे होमिसाइड केस लेबल करती है। इसके बाद जेन पूछती है कि कॉरी क्या इस जगह के आसपास कोई ऐसी जगह है जहां रुकने की जगह हो, क्योंकि कोई भी लड़की ऐसी स्नो में ज्यादा दूर तक नंगे पैर तो नहीं भाग सकती थी। तो कोरी आसपास के सभी जगहों के बारे में बताता है जहां स्टे किया जा सकता है। इसके बाद कोरी जेन को नेटली के फुटप्रिंट्स दिखाकर बोलता है कि नेटली जहां से भी आई थी वो पूरे टाइम दौड़ती हुई आई है और फिर यहाँ ठंड होने के कारण नेटली के लंग्स ठंड से फट गए। वो जरूर किसी से बचकर भाग रही थी। वहीं घर पर केसी पूछता है कि डैडी मरने वाली लड़की कौन थी, तो कोरी केसी को बहका देता है कि वो लड़की बर्फ में अपना रास्ता भूल गई थी। तो केसी कहता है कि क्या एमिली की तरह? असल में एमिली कोरी की बेटी थी जो कि मर चुकी है। नेक्स्ट डे एक मेडिकल एग्जामिनर नेटली की बॉडी जेन को दिखाकर बोलता है कि इस लड़की को मल्टीपल टाइम रेप किया गया, मगर आप आगे नहीं सुनना चाहोगे क्योंकि लड़की की डेथ काफी समय तक सब जीरो टेम्परेचर में भागते हुए लंग्स बस्ट हो जाने के कारण से हुई है और इस केस को मैं होमिसाइड लिस्ट में नहीं मान सकता। और अगर इस केस को होमिसाइड लिस्ट में नहीं किया गया तो एफबीआई इस केस में इन्वॉल्व नहीं हो सकती और जेन को नहीं लगता कि ट्राइबल पुलिस इस केस को सॉल्व कर सकती है। तो जेन काफी अपसेट होती है। इसके बाद ये लोग नेटली के घर जाते हैं जहां नेटली के बॉयफ्रेंड के बारे में पता चलता है, मगर उसके घर वालों को नेटली के बॉयफ्रेंड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसके बाद कोरी नेटली के फादर को तसल्ली देता है क्योंकि कोरी अपनी बेटी खोने का गम जानता था और वो कहता है कि मार्टिन जियो अपनी बेटी की यादों के साथ, वो तुम्हारी यादों में हमेशा जिंदा रहेगी। इसके बाद मार्टिन कोरी को बोलता है कि तुम्हें पता है कि मेरी बेटी मर चुकी है और बेटा घर से भाग गया। मार्टिन बोलता है कि उसका बेटा चिप हैंसन सैम लिटिल फेदर्स के साथ रहता है और वो ड्रग्स के चक्कर में पड़ गया है। तुम पहले चिप हैंसन को ढूंढो, वो शायद जरूर नेटली के बारे में जानता होगा। मार्टिन कहता है कि तुम हंटर हो ना, अगर तुम्हें मेरी बेटी के कातिल मिले तो उन्हें हंट करना। तो कोरी भी कहता है कि खुशी से। इसके बाद कोरी वगैरह सैम लिटिल फेदर्स के घर जाते हैं, मगर कोरी को घर के बाहर से ऊपर माउंटेन की तरफ स्नो व्हीकल जाने की ट्रेल्स मिलते हैं तो कोरी उन्हें फॉलो करने लगता है। वहीं जेन और पुलिस चीफ बैन घर का डोर नॉक करते हैं तो एक लड़का इनकी आंखों पर स्प्रे कर देता है और उसके बाकी साथी पीछे के रास्ते से भागने लगते हैं, मगर बैक डोर पर मिस्टर हंटर तैयार था। वो एक बेलचे से उन्हें टर्न कर देता है। वहीं जेन जिसे ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था वो घर में चेक करने जाती है तो सैम जेन पर शॉटगन से फायर करता है, मगर उसका निशाना चूक जाता है और फिर जेन सैम को गोलियों से भून देती है। वहीं बाहर कोरी ने नेटली के भाई चिप
और फ्रैंक नाम के लड़के को कंट्रोल कर लिया था। जेन पूछती है कि चिप, तुम्हें पता है कि तुम्हारी सिस्टर को क्या हुआ? तो चिप रोने लगता है क्योंकि उसे नेटली की डेथ के बारे में अभी तक नहीं पता था। इसके बाद कोरी जेन को एक ट्रेल दिखाकर कहता है कि इस जगह से माउंटेन के ऊपर की तरफ कोई स्नो व्हीकल से गया था, मगर उस व्हीकल के वापस लौटने के कोई भी निशान नहीं है। यानी ऊपर माउंटेन पर कहीं न कहीं रुकने की जगह तो जरूर है और नेटली की बॉडी भी यहीं आसपास में मिली थी। हो न हो नेटली इस माउंटेन से नीचे की तरफ भागते हुए आई थी। तो ये दोनों अपने स्नो व्हीकल से ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, मगर ज्यादा ट्रीज होने की वजह से इन्हें पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है, जहां एक डेड बॉडी मिलती है जिसकी काफी बुरी हालत हो रखी थी। इसके बाद कोरी को चिप से पता चलता है कि नेटली का मैट नाम का बॉयफ्रेंड था। वहीं अब जेन माउंटेन पर मिली डेड बॉडी का डीएनए और फिंगरप्रिंट चेक करवाती है तो उसे पता चलता है कि मरने वाले आदमी का नाम मैट रेबर्न है, और यही बात वो कोरी को भी इन्फॉर्म कर देती है। और जब जेन एमिली की फोटो देख रही होती है तो कोरी बताता है कि ये मेरी बेटी थी, पर ये 3 साल पहले गुजर गई। 3 साल पहले मैं और मेरी एक्स वाइफ टाउन में नहीं थे, तो एमिली के कुछ फ्रेंड्स ने हमारे घर पे पार्टी रखी थी और अगले दिन मुझे नेटली का कॉल आया कि एमिली गायब है। और सरप्राइजिंगली नेटली एमिली की बेस्ट फ्रेंड थी और एमिली और नेटली दोनों मारी गईं। एमिली की डेथ से हमारी फैमिली भी टूट गई। कोरी बोलता है कि जेन, तुम्हारे भी कभी बच्चे होंगे, उनका ध्यान रखना, उन्हें हमारी जरूरत होती है। जरा सी भूल से परिवार बिखर जाता है। जेन भी ये सब सुनकर काफी सैड फील कर रही होती है। जेन बोलती है कि अब मुझे समझ में आ गया कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट डे कोरी, जेन, बैन और कई सारे पुलिस वाले इकट्ठा होते हैं क्योंकि ये कंफर्म हो चुका था कि जो डेड बॉडी कोरी और जेन को मिली थी वो मैट रेबन की थी, और मैट रेबन ही नेटली का बॉयफ्रेंड था जो कि माउंटेन पर लोकल ऑयल ड्रिलिंग कैंप में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। यहाँ कोरी वार्न करता है कि माउंटेन के ऊपर जाने का रास्ता बहुत खराब है और मैं अपने पीछे किसी आदमी को बिठाने नहीं वाला। तो ये लोग माउंटेन की दूसरी तरफ से जाने लगते हैं जो कि काफी लंबा रास्ता था। इन्हें 50 मील घूमकर आना पड़ता है और फिर पुलिस वाले भी स्नो व्हीकल लेकर निकल पड़ते हैं। वहीं कोरी अपनी फुल मस्त ड्रेस पहनकर सामने के खराब रास्ते से अकेले ही माउंटेन के ऊपर की तरफ जाने लगता है, मगर उसी रास्ते में शेर के फुटप्रिंट्स मिलते हैं जिसको हंट करने का टास्क कोरी को मूवी की शुरुआत में मिला था। तो कोरी पैरों के निशानों को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले ऑयल ड्रिलिंग कैंप तक पहुंच जाते हैं जहां कई ट्रेलर्स भी थे वर्कर्स के रेस्ट करने के लिए। इन्हें यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड भी मिलता है जो पूछताछ के दौरान बताता है कि मैट रेबन का 3 दिन पहले अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ था, तो उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ से भाग निकली और मैट भी उसके पीछे गया था और वो अब तक फिर काम पर वापस नहीं आया। मगर जेन को इन सिक्योरिटी गार्ड्स के फेस पर चोट के निशान दिखते हैं तो उसे इन पर शक होता है। तो पुलिस वाले इनकी ट्रेलर्स को चेक करने जाते हैं। वहीं कोरी को शेरनी और उसके बच्चों की गुफा मिल जाती है, मगर कोरी इन पर हमला नहीं करता। इसके बाद कोरी को एक स्लेड के ट्रेल्स दिखाई देते हैं। जब कोरी दूरबीन से चेक करता है तो उसे ऑयल रिफाइनिंग कैंप के पास वाला ट्रेलर दिखाई देता है जहां पर पुलिस वाले ट्रेलर की चेकिंग करने जा रहे थे। तो कोरी को समझ में आ जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड्स डेंजरस हैं। जरूर उन लोगों ने मैट के बॉडी को यहाँ पर आकर फेंक दिया होगा और मैट की बॉडी की वो हालत शेरनी और उसके बच्चों ने की होगी अपना पेट भरने के लिए। तो कोरी अपने रेडियो पर जल्दी से पुलिस चीफ बैन को कांटेक्ट करने का ट्राई करता है। वहीं जब जेन वगैरह ट्रेलर की तरफ जा रहे होते हैं तो एक पुलिस वाले को शक होता है कि ये सिक्योरिटी वाले धीरे धीरे हमें घेर रहे हैं, तो सभी लोग अपनी गन्स निकाल लेते हैं। मगर जेन एज अ एफबीआई एजेंट अपनी हाईएस्ट अथॉरिटी की वजह से सभी की गन्स नीचे करवा लेती है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि असल में 3 दिन पहले हुआ क्या था। इसमें हम देखते हैं कि नेटली मैट के ट्रेलर पे आती है तो मैट काफी सरप्राइज होता है कि नेटली उसके लिए इतनी स्नो में होकर आई। तो मैट नेटली के ठंड दूर करता है। फिर ये दोनों अपने फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते हैं, मगर इन्हें बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। यही मैट के बाकी साथी नशे में धुत होकर आए थे। तो पीट नाम का आदमी इन्हें परेशान करने लगता है तो मैट उसे दूर करता है, मगर ये जबरदस्ती अंदर आकर मैट को पकड़ लेते हैं। जब नेटली हेल्प करने की कोशिश करती है तो ये लोग नेटली को नॉक करके बेहोश कर देते हैं और फिर मैट की जम के कुटाई करते हैं। और जब नेटली को होश आता है तब उसका रेप हो रहा था, मगर मैट हिम्मत करके सबको उलझा लेता है और नेटली वहां से भाग निकलती है और इसी के साथ फ्लैशबैक एंड हो जाता है। वहीं ट्रेलर के बाहर जेन डोर खोलने का ट्राई करती है, मगर डोर अंदर से लॉक्ड था। तो सिक्योरिटी गार्ड्स का लीडर अंदर वाले आदमी को बोलता है और इनडायरेक्टली वार्न करता है
कि हे पीट, ओपन द डोर, बाहर एफबीआई वाले हैं। और इसी टाइम चीफ बैन को कोरी से रेडियो पर खबर मिल जाती है, तो वो जेन को डोर से हटने के लिए कहता है, मगर तभी डोर की दूसरी तरफ से शॉटगन फायर होती है और जेन काफी दूर जाकर गिरती है। फिर बाहर सभी लोग आपस में गोलियां चलाने लगते हैं जैसे दिवाली मननी हो। सिक्योरिटी गार्ड्स लगभग सभी को मार देते हैं, मगर जेन बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने हुई थी, जिसके कारण अभी तक वो जिंदा थी। मगर जब सिक्योरिटी गार्ड्स का लीडर जेन को मारने वाला था, तभी अपना हंटर कमाल दिखाने लगता है। वो कहीं दूर से बर्फ में छुपकर सिक्योरिटी वालों को उड़ा देता है, मगर मेन कल्प्रिट पीट इस सब में यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद कोरी जेन को ट्रेलर के अंदर ले आता है। बुलेट प्रूफ वेस्ट की वजह से मरी तो नहीं थी, मगर शायद जेन की कुछ रिब्स टूट गई हैं। जेन कहती है कि पीट भाग चुका है, उसे ढूंढो, तो कोरी कहता है कि मैं हंटर हूँ, मैं कभी भी अपना शिकार जिंदा नहीं छोड़ता। तो जेन कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ, गो एंड गेट हिम। वहीं जब पीट भाग रहा होता है, तब कोरी पीछे से आ जाता है और पीट को अपनी गन से नॉक कर देता है। इसके बाद कोरी पीट को पहाड़ी की चोटी पर ले आता है और उसके शूज भी उतार देता है और कहता है कि यू आर फ्री नाउ, तुम जहां जाना चाहो जा सकते हो, तुम्हारे पास भी नेटली की तरह आजाद होने का चांस है, भागो नंगे पैर, वरना मैं गोली मार दूंगा। मगर पीट कुछ दूर जाकर ही मर जाता है। इससे ज्यादा बहादुर तो नेटली थी, शी वॉज अ रियल वॉरियर। इसके बाद हमें जेन एक बेड पर दिखाई जाती है, जो कोरी को इन्फॉर्म करती है कि मेरी रिब्स टूट गई थी, मगर मैं जिंदा हूँ और थैंक्स मेरी लाइफ बचाने के लिए। मगर कोरी कहता है कि तुमने अपनी जान खुद बचाई है, और ऐसा सुनकर जेन रोने लगती है। कोरी फिर मार्टिन के घर जाकर उसे इन्फॉर्म करता है कि नेटली के ट्रेजेडी के कल्प्रिट्स मारे जा चुके हैं। तो मार्टिन कहता है कि कई साल बाद मेरे बेटे चिप का कॉल आया और अब मैं उसे जेल से छुड़ाने जा रहा हूँ। नेटली मेरी यादों में जिंदा रहेगी और मैं अपनी बीवी और बेटी चिप के लिए जिंदा रहूंगा, जैसे तुम अपनी वाइफ और केसी के लिए जिंदा हो। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।